Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. स्मिता, बहुत बारीकी से आपने कवर किया है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस, बहुत लंबे समय से कवर किया है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग सुनते थे होंगी लेकिन होती नहीं थी, लेकिन इस बार हुआ है। एंड टू टॉप इट इज कीपिंग इंडस वाटर ट्रीटी इन अबेयंस। मैं चाहूंगा कि ये जो 10 चीजें हुई हैं उनको जरा आप एक सिलसिलेवार तरीके से समझाएं हमारे दर्शकों को। क्या बोला है भारत? नमस्कार संकेत। और हम लोग इंतजार कर रहे थे लगभग जो है 2.5 घंटे हम लोगों ने इंतजार किया। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई क्योंकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लगभग 2.5 घंटे तक चली। और उसमें देखिए निश्चित रूप से इस वक्त जो पूरा टोन एंड टेनर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है सरकार से कि आप सिवियर कदम उठाएं, आप एक जिसे कहते हैं एक स्ट्रिक्टेस्ट जवाब आप जरूर दें पाकिस्तान को इस डास्टर्डली हमले के बाद में, जिसमें 25 भारतीय और नेपाल का एक विदेशी नागरिक भी पहलगाम में मारा गया है। और जिस तरीके से लोगों को मारा गया है, द शेयर डास्टर्डली अटैक, वो अपने आप में इतना शॉकिंग है। तो सरकार ने यहाँ पर देखिए बहुत सारी कदम अनाउंस किए हैं। ये इस वक्त कूटनीतिक फ्रंट पर है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आएंगी और इंडस वाटर ट्रीटी पर भी हम थोड़ी डिटेल्स में बात करेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी के लिए जिस शब्द का सरकार ने इस्तेमाल किया है वो है अबेयंस। अबेयंस यानी कि स्थगन, यानी कि आप उस पर फिलहाल के लिए रोक लगा रहे हैं, आप उसको स्थगित नहीं कर रहे हैं, आप उसको कैंसिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड बैंक नेगोशिएटेड ट्रीटी है 1960। तो भारत हैजंट वॉकड आउट। भारत ने कहा इसको हम अभी अबेयंस में रखेंगे, डिपेंडिंग ऑन पाकिस्तान की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, क्या रेस्पॉन्स आता है, फ्यूचर में जाकर हम उसे रिवाइव कर सकते हैं। जो जरूरी बात है दूसरी, देखिए इस वक्त ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पाकिस्तान के नागरिकों को भारत की तरफ से वीजा मिलता है या भारतीय नागरिकों को वीजा मिलता है, लेकिन 2-3 चीजें जो डिप्लोमेटिक रूप से और ऑप्टिक्स की तरफ से भी इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को सार्क वीजा हासिल था, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जमाने में साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के तहत दक्षिण एशियाई समूह देशों के लिए सार्क वीजा इशू किया जाता था। तो इसमें लॉन्ग टर्म वीजा कुछ सिलेक्ट लोगों को मिलते थे दक्षिण एशिया के देशों के एक दूसरे के देश में जाने के लिए, 2 साल 3 साल। ऐसे वीजा जो भी धारक हैं इस वक्त भारत में मौजूद, उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है, वो वीजा अनल कर दिए गए हैं। उनको कहा गया कि आप 48 घंटे के अंदर जो है भारत छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। दूसरी, पाकिस्तान के जितने लोग हैं, ये शब्दों में उस तरह से उन्होंने नहीं नरेट किया, बट एसेंशियली ये है कि इस वक्त देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हवाई उड़ानें नहीं चलती हैं। एक जमाना था जब हम दिल्ली से इस्लामाबाद जा सकते थे या अमृतसर से लाहौर जा सकते थे, अभी फ्लाइट्स नहीं है। 2019 के बाद से सब बंद है, जब भारत ने एब्रोगेशन किया 370 धारा का कश्मीर से। तो इंडिया ने कहा है कि जो अमृतसर, जो वाघा अटारी बॉर्डर में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया था, जिसके जरिए लोग पैदल चलकर लाहौर घुस सकते थे। इंडिया से आप अमृतसर जाते थे, अमृतसर से आप वाघा अटारी बॉर्डर होते हुए आप पाकिस्तान में प्रवेश करते थे। वो चेक पोस्ट 1 मई को बंद कर दिया जा रहा है। तो 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि जो भी इस वक्त पाकिस्तानी नेशनल्स इंडिया में हैं किसी भी वीजा पर, सार्क वीजा वालों को तो 48 घंटे के अंदर लौटना है, बाकी जितने भी वीजा धारक हैं, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होगी, उनको 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि आप तुरंत वापस जाएं। इसका मतलब ये भी है कि जो इंडियंस अगर पाकिस्तान में है इस वीजा में, तो आप लौट कर आए। एयर रूट भारत और पाकिस्तान के बीच में, संकेत शायद बहुत जिन दर्शकों को नहीं पता, बहुत स्पेसिफिक्स होती हैं वीजा की सिस्टम। अगर आप लैंड के जरिए एंटर करते हैं एक दूसरे के मुल्क को, उसी सेम लैंड पॉइंट से आपको वापसी करनी होती है। आप हवाई उड़ान लेकर किसी और मार्ग से आप नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप किसी हवाई मार्ग से आए हैं तो आपको हवाई मार्ग से ही लौटना होता है। तीसरी बड़ी बात जो भारत ने की है, देखिए 2019 के बाद पाकिस्तान में इन प्रोटेस्ट, जब कश्मीर का 370 एब्रोगेट हुआ, उन्होंने उस वक्त जो अपने यहाँ पर उच्चायुक्त थे अब्दुल बासित, उनको विड्रॉ कर लिया था, और भारत के जो उच्चायुक्त थे अजय बिसारिया, उनको एक्सपेल कर दिया था। तो तब से लेकर अब तक 2019 से दोनों देशों के बीच में कूटनीतिक संबंध हैं। हाई कमिश्नर ऑपरेशनल है, लेकिन दोनों ओर में हाई कमिश्नर नहीं है, और स्टाफ स्ट्रेंथ काफी रिड्यूस की गई थी।
तो आज ये भी फैसला लिया गया है कि जो सर्विस चीफ्स हैं हाई कमीशंस में, जो नेवी, एयर और डिफेंस के जो अटैचीज हैं, इसेंशियली जो मिलिट्री फोर्सेस से आते हैं, ये कूटनीतिज्ञ नहीं है, डिप्लोमेट नहीं है, ये एजेंसीज के भी हो सकते हैं, ये आर्म फोर्सेस के लोग होते हैं, इनको भारत ने एक्सपेल किया है। और चूंकि हर चीज टिट फॉर टैट होती है, तो भारत ने इनको एक्सपेल किया है और अपने इसी पोजीशन पर जो भारतीय वहां इंडियन हाई कमीशन इन इस्लामाबाद ने इस वक्त पदभार संभाले हुए हैं, उनको विड्रॉ कर लिया है, वो वापस आ जाएंगे। तो वीजास के मामले में बेसिकली अब जो पाकिस्तानी नेशनल्स, जो डिप्लोमेट्स जिनको रहने की इजाजत है इस वक्त पाकिस्तान हाई कमीशन में, उनके अलावा कोई भी पाकिस्तानी नेशनल इस वक्त भारत में 1 मई के बाद अब नहीं रुक सकता है। और स्टाफ की जो स्ट्रेंथ है, जो 2019 से ऑलरेडी रिड्यूस थी हाई कमीशंस में, 55 पर आ गई थी, उसे रिड्यूस करके अब 30 कर दिया जा रहा है। तो सिर्फ 30 लोग ओवरऑल पाकिस्तान उच्चायोग दिल्ली में होंगे और 30 लोग ओवरऑल भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद में होंगे। तो ये पीपल टू पीपल टाइज, डिप्लोमेटिक टाइज में सबसे बड़ा जो एक तरीके से जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होता है वीजा का, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा से ही एक बहुत अप्स एंड डाउन्स वाली रहा रही है, तो इसमें सबसे जरूरी जो है ये सिंबॉलिकली, क्योंकि आपने सर्विस चीफ्स को बेसिकली आपने एक्सपेल करके आपने कह दिया कि ये पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, ये आगे अब भारत में इनकी वापस से दाखिला नहीं हो सकती है। तो ये नहीं किया है कि हाई कमीशन बंद कर दिया है, हाई कमीशन अभी भी ऑपरेशनल है। फेस्ड आउट रिस्पॉन्स बेसिकली दे रहे हैं ये वीजा के मामले में, क्योंकि आप जाहिर सी बात है जब आप इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, यू डोंट प्ले आउट ऑल योर कार्ड्स एट वन गो। संकेत, इसका मतलब अभी ये शुरुआत है, आगे और कदम भी उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, देखिए आज इसको विक्रम मिस्री ने एड्रेस किया, जो कि विदेश सचिव हैं, और रणधीर जायसवाल तो थे ही, और जिसे हम पाई डेस्क कहते हैं विदेश मंत्रालय में, वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान को की देखरेख करता है। इसके जो जॉइंट सेक्रेटरी थे जेपी सिंह, बहुत लंबे समय तक इस्लामाबाद में हमारे डिप्यूटी हाई कमिश्नर थे। इनफैक्ट हम जेपी सिंह के साथ मजाक किया करते थे कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में अगर कोई डिप्लोमेट है जिसे सबसे ज्यादा तलब किया गया है इस्लामाबाद की मूफा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, तो वो जेपी सिंह ही है, वो उस पर किताब लिख सकते हैं। जेपी सिंह अभी भारत के अब एम्बेसडर बनकर गए हैं इजराइल में, तो उनकी जगह जो है अभी नए जॉइंट सेक्रेटरी आए हैं। और इनके अलावा जो दूसरी बात एक और जो जरूरी की गई है यहाँ पर संकेत, ये भी कहा गया है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्रॉस बॉर्डर लिंकेजेस ऑफ दिस टेरर अटैक पर चर्चा हुई और उसी के बाद ये फैसला लिया गया। तो भारत ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि इस हमले के लिए हम पाकिस्तान को ही हम जिम्मेदार मान रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी जिस रेजिस्टेंस फोर्स ने इसकी जिम्मेदारी ली है वो लश्कर तैयबा का ही ऑफशूट है। और बोथ द रेजिस्टेंस फोर्स, लश्कर तैयबा हमारे लिए प्रोस्क्राइब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, एलईटी तो प्रोस्क्राइब टेरर ऑर्गेनाइजेशन है ही दुनिया भर में, और यूएपीए के तहत टीआरएफ को बैन भी किया गया था 2023 में। तो भारत ने अभी जो है ये इसेंशियली शुरुआत है, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड। और इंडस वाटर ट्रीटी जिसको लेकर 2019 में जब 2016 में जब उरी के टेरर स्ट्राइक्स हुए थे, आपको याद हो, और उस दौरान इस्लामाबाद को होस्ट करना था सार्क शिखर सम्मेलन। उस टेरर स्ट्राइक के बाद में इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे और सार्क शिखर सम्मेलन से उन्होंने विड्रॉ किया था। उन्होंने कहा कि हम इस्लामाबाद जाकर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 2016 से लेकर आज तक अभी तक सार्क शिखर सम्मेलन अब नहीं हो पाया है, बिकॉज सार्क शिखर सम्मेलन डस्टबिन में चला गया, एक तरीके से ठंडे बस्ते में चला गया। और उसमें जब तक पाकिस्तान खुद से ना कहे कि अच्छा हम होस्ट नहीं करेंगे, कोई और मेंबर कर ले, तब तक उसकी शिखर वार्ता नहीं हो सकती है। तो भारत ने ये कह दिया था कि हम जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म करेंगे, लेकिन उस वक्त भी जो है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर चर्चाएं हो रही थी, पर फिर भी उसको अबेंस में नहीं रखा गया था। जब 2019 में पुलवामा के हमले हुए जिसमें 40 जवानों की जान गई और उसके बाद भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स किए, उस वक्त भी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो है काफी स्पेकुलेशंस हो रही थी। लेकिन इस बार निश्चित रूप से जो इस पूरे अटैक की ऑप्टिक है, जो इसकी टाइमिंग है, जब एक ऐसे वक्त में होना जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस भारत में थे, एक ऐसे वक्त में होना जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेडा में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के साथ मुलाकात कर रहे थे। एंड सऊदी अरब हैज ऑलवेज बीन अमंग्स द बिगेस्ट पेट्रन्स, जहां तक सपोर्टर्स का सवाल है, पाकिस्तान की मदद करने का सवाल है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC की फोरम में इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर का सवाल है, लीडिंग कंट्री है। तो कहीं ना कहीं ये निश्चित रूप से हमें जो सेंस मिल रहा है, बिकॉज इंडिया के साथ रूस, इजराइल, US, सऊदी जितने बड़े खिलाड़ी हैं वो ऑन बोर्ड हैं कि आप जवाब दे सकते हैं, वी विल नॉट स्टॉप। तो ये शुरुआत है एंड वी विल सी अ स्केलिंग अप हियर सर।
संकेत। जी स्मिता जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक बार पहले इंडस वाटर ट्रीटी पर वापस आते हैं। मैं चाहूंगा आप दर्शकों को जरा एकदम बेसिक से समझाएं, इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इन दोनों देशों में ये क्या संधि हुई है, किसकी वजह से हुई थी, कब हुई थी, उसकी शर्तें क्या थीं, और इससे पहले कब हिंदुस्तान ने इसको सस्पेंशन में या अबेंस, अबेंस का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ समय के लिए स्थगित, कि अभी अभी हमें कुछ समय के लिए उसको उसको हम आदर नहीं करेंगे, ये हाँ, कब हुआ था? आपकी हिंदी मेरे से ज्यादा बेहतर है संकेत, तो आस्थगन हम करते हैं, स्थगन नहीं। स्थगन विल बी पोस्टपोन। हाँ, हम पोस्टपोन भी नहीं कर रहे, हम उसमें ठहराव कर रहे हैं कि हमने ठहराव ला दिए हैं। हम देखेंगे पाकिस्तान का बर्ताव कैसा होता है, अगर कोई बर्ताव ठीक रहा तो हो सकता है आगे हम रिवाइव करेंगे। देखिए ये अबेंस का जो है ना, इंडस दी इंटायर इंडस बेसिन, ये बहुत फर्टाइल बेसिन थी ब्रिटिश राज के दौरान पे। तो उसमें जब भारत का विभाजन हुआ 47-48 के दौरान, तब बातचीत शुरू हुई थी इन नदियों को लेकर कि आप इन नदियों को कैसे आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। 48 में इंडिया ने निश्चित रूप से ये स्टेप उठाया था, जहां उन्होंने कंट्रोल कर दिया था रिवर्स को, और उसके बाद हाहाकार मचा था, क्योंकि बहुत जो लाखों करोड़ों एक लार्ज स्पैन ऑफ लैंड इन पाकिस्तान, जो उनकी खड़ी फसल उनकी अफेक्ट हो गई थी, उन पर असर पड़ा था, जिसके बाद इस पर निगोशिएशन शुरू हुई थी वर्ल्ड बैंक के बैनर तले। तो ये जो ट्रीटी है जिसकी हम संधि की बात करते हैं, इसमें दरअसल जो सिंधु नदी है, जिसको हम इंडस वाटर है, जो सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, उसे पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में उसे डिवाइड किया गया। तो ये किया गया कि जो इंडस, झेलम और चिनाब नदी है, ये आपकी हो गई पश्चिमी नदियां। इन पर 100% यूजेज कंट्रोल जो है वो है पाकिस्तान का, जबकि जो रावी, ब्यास और सतलज नदी है, इनको पूर्वी नदियां कहा गया, और इन पर 100% यूजेज कंट्रोल है इंडिया के लिए। लेकिन इसमें हमें समझना ये होगा कि ये जो हम नदियों की बात कर रहे हैं, इंडिया अपस्ट्रीम पोजीशन में है और पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम पोजीशन में है। तो इंडिया से होते हुए ये नदियां जो हैं, पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में जो सिंधु नदी है, उसमें आपकी जो चिनाब का जो पानी जाता है, चिनाब में जो आपकी झेलम की पानी जा रही है, दैट इज फीडिंग इनटू पाकिस्तान का पूरा एग्रीकल्चरल फर्टाइल सिस्टम। और वर्ल्ड बैंक ने जब इस संधि को निगोशिएट किया, तो उसमें दोनों ओर से बेसिकली ये कहा गया, वर्ल्ड बैंक कमिश्नर अपॉइंट की गई, उसमें काफी सारे बिंदु थे, उसमें दोनों पार्टीज पार्टिसिपेंट हुई, उन्होंने सहमति जताई, कहा कि हम इससे अग्री करते हैं और इंफॉर्मेशन हम देंगे एक दूसरे को। देखिए, इंडिया ने जो स्टोरेज डैम्स बनाई हैं, वो भाखड़ा नंगल में बनाई हैं, पोंग डैम है और हमारा रंजीत सागर डैम है। स्टोरेज डैम्स वो जिस पर कि हम अपना पानी स्टोर कर सकते हैं। तो ये इन्होंने, इंडिया ने बनाई है सतलज, ब्यास और रवि नदियों पर, जिस पर हमारा 100% यूजेज कंट्रोल है। जो नदियां पाकिस्तान की यूजेज वाली हैं, उसमें इंडिया को स्टोरेज डैम बनाने की इजाजत नहीं है। उसमें हम रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उसमें आपको डैमिंग की इजाजत नहीं है। जैसे चाइना के साथ अगर देखें, हम बार बार बात करते हैं ना कि अगर ब्रह्मपुत्र पर डैम बना ले चाइना, तो हमारी जो यहाँ पर जो पानियां आ रही है ब्रह्मपुत्र से होते हुए, जो हमारी हिमालय नदियां आ रही हैं, वो कहीं रुक ना जाए वो पानी का। और अगर डैम अगर आप ट्रैप ऑन ऑफ कर रहे हैं, फ्लडिंग की सिचुएशन ना हो जाए। तो डैमिंग को लेकर खास करके जब आप जलवायु पर्यावरण की बात करते हैं बिटवीन संवेदनशील सेंसिटिव कंट्रीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो इंडिया जो हमारी डैम्स जैसे बन रही हैं, नीमो बास्को की तरफ में हम डैम बनाने की हम योजना बना रहे हैं, इसमें ये हो सकता है कि भारत आगे चलकर, और इंडस की देखिए, इंडस जो नदी है वो लद्दाख में बियोम पॉइंट है, वहां से उसकी एंट्री होती है। अगर आप झीलम नदी को देखें तो उसकी एंट्री उरी से होती है। ये सारे बहुत हाई पॉइंट से हैं। इन नदियों को की रुख को भारत पूरी तरह से नहीं मोड़ सकता है। चिनाब को टर्न किया जा सकता है, लेकिन चिनाब इज अ प्राइमरी सोर्स विच इज फीडिंग इनटू द अदर रिवर्स जो पाकिस्तान की यूजेज वाली हैं। तो चिनाब पर अगर इंडिया, ये इमीडिएट जो सोइंग सीजन शुरू हो रही है, उसमें शायद भारत के पास मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास स्टोरेज डैम्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पानी रोक लेंगे, तो हम पानी रोकेंगे कहाँ, वो पाकिस्तान तक पानी हमें छोड़नी पड़ेगी। लेकिन हम आने वाले कुछ महीनों में अगर हम कहें कि नहीं, हम अपनी आसपास की डैम्स बनाकर चिनाब की रिवर की हम जल को जो है मोड़ना शुरू करेंगे,
टर्न ऑन प्रवाह करना उसका शुरू कम कर कर देंगे, दें। प्रवाह कम कर देंगे हम उसका, या उसको एक तरीके से उस पर डैम नहीं बनाकर आसपास रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स बनाकर अगर हम उसके प्रवाह को मोड़ने की कोशिश करें ताकि उसकी जो एंट्री इनटू पाकिस्तान हो रही है वो फ्लो कम स्मिता हो जी, जाए। इसीलिए मैं ये पूछ रहा था कि आज ये कहना कि हम इसको अबेंस में रख रहे हैं, कि हम इसके जो भी शर्त हमने जो मानी थी, अब कुछ समय के लिए हम वो शर्त नहीं मानेंगे जब तक, और ये भी मिस्री जी ने बोल दिया कि जब तक आतंकवाद कंट्रोल में नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, अब उन्होंने तो जो ना यूज नौमन किया में है तेल होगा भाषा, ना राधा नाचेंगी। हम जानते हैं पाकिस्तान में आतंकवाद कौन सा बड़ा कल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे अभी जो आपने पूरा समझाया उसमें ये समझ में आया है कि ऐसा नहीं है कि कल जा करके आप एक फट्टा लगा करके पानी रोक दें, क्योंकि नहीं वो ऐसा नहीं कर हमारे सकते, पास कोई व्यवस्था है। तो कल वो नहीं कर सकते, तो अबेंस हमारी शहरें डूब अबेंस जाएंगी। पे अबेंस पे रखने का फिर मतलब क्या हुआ? अबेंस पर रखने का मतलब ये है कि हमने आपके सिर पर एक तलवार लटका दी है, डेमोक्लेस सोर्ड जिसे कहते हैं, कि अगर नहीं सुधरे, हम अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, हमने सस्पेंड नहीं किया है, तो तुम हमारी शिकायत लेकर वर्ल्ड बैंक और वाटर कमिश्नर के पास नहीं जा सकते हो। हमने ये नहीं कहा कि हमने इसको कैंसिल कर दिया है, हमने तुमको मौका दिया है कि अगर तुम रिफॉर्म रिहैबिलिटेशन प्रिजन में अपनी आदत सुधार सको तो हम उसको रिव्यू कर सकते हैं। क्योंकि ये जो लैंग्वेज है, देखिए इन्होंने जो इस्तेमाल किया है, The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly, मतलब पूरी विश्वसनीय तरीके से, and irrevocably, मतलब जिसको आप वापस से रिटर्न नहीं कर सके जिस प्रोसेस को, abjures its support for cross border terrorism। तो मैं आई वोंट नेम द पर्सन, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि इस ब्रीफिंग में बार बार जो बैकग्राउंड में जब हम बहुत सवाल पूछ रहे थे क्लैरिफिकेशन के लिए, तो ये भारत की तरफ से स्ट्रेस किया जा रहा था कि देखिए अबेंस शब्द का ही इस्तेमाल करें, हमने सस्पेंड नहीं किया है, हमने कैंसिल नहीं किया है। सो इंडिया इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंडर एट दिस पॉइंट इन टाइम एज फार एज वर्ल्ड बैंक की जो ऑफिशियल इस वक्त जो हमारी निगोशिएटेड ट्रीटी है, हमने ये कहा है कि अबेंस में रखा है। तो अब यानी कि पाकिस्तान वालों समझ जाओ कि अगले 2-3 महीने में हम अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसको अब हम शुरुआत करेंगे, और उसकी जानकारी हम आपको नहीं देंगे कि अब हम कौन सी रन ऑफ द रिवर डैम बना रहे हैं, क्योंकि अगर हमने अबेंस में रखा है तो हम पार्टिसिपेंट नहीं है, तो हमको वो इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं। और चूंकि आप ये है इंपॉर्टेंट स्मिता जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अबेंस का मतलब ये नहीं है कि कल से नलका बंद, पानी बंद। अबेंस का मतलब ये हुआ कि अब हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर ये बंदिश नहीं है कि हम इस नदी में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स अगर कुछ बनाएंगे, कोई कुछ प्रोजेक्ट करेंगे, तो हमको आपको सूचना देने की जरूरत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो नहीं देंगे अभी हम, क्योंकि देखिए जब गलवान हुआ उसके बाद भी हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत और चीन के बीच में बहुत लंबे समय तक शेयरिंग नहीं हो रही थी। अभी जब ये डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ, जो बातें बनी है भारत और चीन के बीच में, उसमें कहा गया कि हम वो डेटा शेयरिंग की प्रोसेस को वापस से शुरू कर रहे हैं, जिसमें ये भी कहा गया, जब विक्रम मिस्री गए हुए थे और ब्रिक्स के दौरान जो है फिर मुलाकात भी हुई थी नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग के साथ में, कि हम हाइड्रोलॉजिकल डेटा, नदी से जुड़े हुए डेटा हम शेयर करना वापस से शुरू करेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करेंगे। तो एक तरीके से ये सीधी चेतावनी दे दी गई है पाकिस्तान को कि आज नहीं तो कल आपकी मुसीबतें अब इस नदी के जरिए जो है बढ़ने वाली हैं। अगर आप नहीं सुधर रहे हैं, जिसके चांसेस ही सबसे ज्यादा हैं, जब इतने सालों में नहीं सुधरे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप सुधर जाएंगे। और दूसरी बात है कि देखिए वो पानी जो उनके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से लेकर कृषि सप्लाई से लेकर पाकिस्तान की हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उस पर डिपेंड करती है, जिसे हम पन बिजली योजनाएं कहते हैं, और बिजली का जो निर्माण होता है, तो बहुत सारा इसका मल्टीपल इम्पैक्ट है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें देखिए वो पाकिस्तान के जो खुद आतंकी आका हैं हाफिज सईद, वो जब रैलियों में जाकर ये कहते थे कि भारत जो है हमारे खिलाफ पानी की युद्ध छेड़ रहा है। आज की तारीख में भारत ने फाइनली जब ये युद्ध छेड़ा है, द वर्ल्ड इज राइट नाउ विद इंडिया, क्योंकि इसको आपने छेड़ने के लिए भारत को मजबूर कर दिया। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, नहीं आए। इंडिया की जो पोजीशन है, आप देखिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के तहत अभी डॉक्टर जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो मल्टीलैटरल टॉक्स के लिए इस्लामाबाद गए हुए थे पिछले साल सितंबर में, मैं थी वहां इस्लामाबाद में, और हम लोग वापसी में इनफैक्ट उस वक्त मरियम नवाज शरीफ से भी मिलकर आए थे, 1-1.5 घंटे हम जर्नलिस्ट ने मुलाकात की थी। तो जो चुनी हुई सरकार है वो भले ही अच्छी बातें कर ले, मरियम नवाज शरीफ उस वक्त लगातार, क्योंकि वो
पाकिस्तान पंजाब प्रांत की इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर हैं, कह रही थी कि कैसे खास करके क्लाइमेट चेंज और जलवायु पर्यावरण में भारत और पाकिस्तान के साथ कोऑपरेशन करने की जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उसी में अगर आप देखें कि अभी जिस तरह के हालात बने हैं और निर्मम तरीके से निहत्थे हमारे जो टूरिस्ट को जिस तरीके से मारा गया है, और नेवी ऑफिसर है, आईबी ऑफिसर है, कोई छुट्टी पर गया था, कोई शादी के बाद गया था। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी संकेत कि इन सब में निश्चित रूप से, आपने शायद राहुल पंडिता के साथ भी बात की, हमें एज प्रेस अपने सरकार से सवाल निश्चित रूप से पूछना होगा, क्योंकि विदाउट अ डाउट इंटेलिजेंस फेलियर हुई है। जिस मेडो इलाके में जो डिफेंस हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं जो बखूबी जानते हैं, मैं ट्रिब्यून के अजय बैनर्जी से बात कर रही थी और वो बहुत सीनियर वॉइस हैं, और वो पॉइंट आउट कर रहे थे कि देखिए, इस मेडो एरिया को हमेशा से बहुत संवेदनशील एरिया माना जाता है। उस एरिया तक पर्यटकों को जाने की पहले इजाजत नहीं थी। अचानक से ये मेडोज खोल दिए जाते हैं, वहां इतने हजारों की तादाद में पर्यटक जा रहे हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है। तो ये सारे क्वेश्चंस तो पूछे जाने चाहिए, गृह मंत्री से पूछने चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से पूछने चाहिए, ना पुलवामा के कोई जवाब मिले। लेकिन जहां तक पाकिस्तान के हरकतों का सवाल है, उसमें भी हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दो चीजें हैं, एक हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को तो सख्त करना ही है, और दूसरा, और एक सवाल पाकिस्तान से, स्टेट एक्टर्स हो या नॉन स्टेट एक्टर्स हो, वो अगर इस हद तक आकर मासूमों की खून बहा रहे हैं, तो एक तो इस सरकार ने निश्चित रूप से एक वो टेम्पलेट भी सेट की है, ये कह कि यूपीए सरकार में कुछ नहीं होता था, जबकि वो गलत है। सर्जिकल स्ट्राइक्स पहले भी होते थे, उसके बारे में उतनी ड्रमिंग अब नहीं की जाती थी। और पहले की सरकार में तो लोगों के इस्तीफे भी होते थे जिम्मेदारी लेकर, भले ही वो खुद से हो या कोर्ट की फटकार के बाद हो, होम मिनिस्टर से लेकर